हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा क्लास 11 का, और वो है ग्रेविटेशन, जो कि है चैप्टर 8 पे आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बुक्स में। तो आज इस वीडियो का पार्ट 1 है और आज मैं बताऊंगा मेनली प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि जो ये ग्रेविटेशन है, ये इसके ऊपर काम बहुत पहले से मतलब होता आ रहा है। पहले तो आप जानते हैं कि गैलीलियो ने इस पे काम किया है, और उनको सजा भी मिला था इस काम के लिए, क्योंकि तब मतलब माहौल अलग था। कोई नया डिस्कवरी करता है तो उसको पहले जेल में डाल दिया जाता था। और फिर आपने और इंडियन साइंटिस्ट की बात करें, मतलब कि आर्यभट्ट ने बहुत बढ़िया काम किया था इस पे, जो प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो जर्नी है वो प्लैनेटरी मोशन पे बिताया, मतलब कि ऐसी खुली आंखों से जो भी स्टार्स वगैरह को देख सकते हैं उन्होंने देख के डेटा मतलब इकट्ठा किया। फिर उन डेटा को एनालाइज करके जो हमारे साइंटिस्ट जोहान्स केपलर है, जोहान्स केपलर, तो उन्होंने क्या किया, वो जो डेटा उनको मिला था उनको कंपाइल करके 3 लॉ बनाया। 3 लॉज उन्होंने बनाया प्लैनेटरी मोशन के बारे में, प्लैनेटरी मोशन। और ये हुआ था अराउंड मतलब 1600 से पहले, 1600 साल के थोड़ा सा पहले। और फिर ये जब तीनों लॉ उन्होंने बनाया, फिर आगे जाके ये फिर न्यूटन को पता चला, और फिर जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने फिर जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर उन्होंने बनाया। तो ये जो प्लैनेटरी मोशन है, केपलर का जो ये सब लॉज है, ये न्यूटन के पहले का है। तो आज इसी पे बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि उसमें जो लॉ था वो क्या क्या था। तो देखो, ये जो केपलर्स का लॉ है, तो पहला जो लॉ है उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो देखो, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कीपिंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। देखो, फोकाई मतलब होता है कि मतलब फोकस, उसका प्लूरल फॉर्म फोकाई। देखो, ये है एक इलिप्स, है ना। अब फर्स्ट लॉ केपलर ने क्या कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट पे। अब इलिप्स जानते हो कि ऐसा दिखता है, ऐसे अंडे के जैसा दिखता है। तो इसमें क्या है कि 2 फोकस रहता है, इसलिए फोकाई। तो एक फोकस यहां पे रहता है और एक फोकस यहां पे रहता है। तो ये लोग क्या कहता है कि जो प्लेनेट है, मान लो ये प्लेनेट है, मान लो अर्थ है, तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, हर कोई प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मतलब मोशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है, और सन को एक फोकाई पे रखता है। यानी कि सन या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। तो सन कोई भी एक जगह पे मौजूद होगा और ये इस तरह से घूमेगा। इसका मतलब क्या होगा कि कभी मतलब सन और जो प्लैनेट है उसका जो दूरी होगा वो मिनिमम होगा जब यहां पे आएगा, और कभी मैक्सिमम होगा जब यहां पे आएगा, है ना। तो ये सब ये पेरिहेलियन एफिलियन कहते हैं अर्थ के लिए, हम लोग जानते हैं, जियोग्राफी में हम लोग पढ़े हैं। तो ये था पहला लॉ, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट से ये तो पता चल जाता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में हर कोई प्लैनेट मूव करता है अकॉर्डिंग टू केपलर। तो ये एक बात हो गया। फिर जो सेकेंड लॉ उन्होंने दिया था उसका नाम है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या है देखते हैं। तो देखो, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये इलिप्स है एक, और यहाँ पे सन है, और यहाँ पे मैंने प्लेनेट को ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये है प्लेनेट। अब मान लो कि ये प्लेनेट तो मूव कर रहा है ना, मानो इस तरह से, मान लो मूव कर रहा है इस तरह से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह से। अब क्या होगा कि एक टाइम पकड़ लो, मान लो डेल्टा टी टाइम, इतना टाइम। अब इतना टाइम में ये जो प्लैनेट है, पहले तो ये P से P डैश में गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा जो सन और जो प्लैनेट है उसके बीच में जो ये रेखा है, ये R है, इसको रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। ये जो लाइन है, ये क्या किया, एक एरिया स्वीप आउट कर दिया। देखो, ये डेल्टा ए जो एरिया है ये स्वीप आउट कर दिया, मतलब इतना एरिया वो कवर किया। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ये फिर घूमते घूमते यहां मान लो फिर से यहां पे आया, और फिर डेल्टा टी टाइम में वही टाइम हम लेंगे, ठीक है। तो वही डेल्टा टी टाइम में ये यहां पे आया मान लो, तो यहां भी एक एरिया स्वीप आउट किया, और ये भी है डेल्टा ए। यही तो लॉ है। तो लॉ को एक बार पढ़ते हैं। द लाइन जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि ये जो सन और जो प्लैनेट है उसका जो ये लाइन है, जॉइनिंग लाइन, ये क्या करता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है।
यानी कि डेल्टा टी टाइम में अगर ये डेल्टा ए एरिया कवर करता है तो फिर ये डेल्टा टी टाइम में यहां भी डेल्टा ए एरिया कवर करेगा। दूसरी जगह पे कोई ले लो तो यहां भी वो इस तरह से डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया वो कवर करेगा, सेम एरिया कवर करेगा। दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या है, अगर हम डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को लेते हैं, दैट मीन्स एरिया कवर इन यूनिट टाइम, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, तो एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है इस लॉ के मुताबिक। तो इसका कुछ डिटेल्स हम देखते हैं कि ये मतलब इसका प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो इसका प्रूफ जो आता है ना वो लॉ ऑफ दिस कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है वही से ये जो इसका प्रूफ हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं। तो देखो यहां पे बेसिकली क्या है कि ये जो डायग्राम को अच्छे से देखो, देखो यहां पे जो आर है ना, आर को कहते हैं हम पोजीशन ऑफ द प्लेनेट, है ना, क्योंकि ये सन से कितना दूर है ये पोजीशन बताता है कि कौन से पोजीशन में प्लेनेट है। और सन हम ओरिजिन पे रख दिए हैं, सन को हमने ओरिजिन पे रख दिया, यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट में हमने इसको रख दिया है। मान लो पी जो है वो मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट है ना। पी जो है, पी क्या होता है, पी हो जाता है हमारा mv, ये हो जाता है मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट, ये हमने मान लिया। फिर देखो यहाँ पे जो डेल्टा ए होगा वो होगा क्या, जरा इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखोगे तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ये डेल्टा ए, ये एक लगभग एक ट्रायंगल के जैसा है ना। पूरा ट्रायंगल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि जो प्लैनेट्स जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा होता है, तो इसलिए ये इसको हम एक ट्रायंगल की तरह मान सकते हैं। अगर डेल्टा टी को हम छोटा ले ले कि छोटे समय में कितना ट्रैवल किया, तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब लगभग हम मान सकते हैं ट्रायंगल है। और इस पे एरिया निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे हम चाहते हैं कि एरिया जो हो जाता है हाफ इंटू हमारा जो बेस होता है और इंटू हो जाता है हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमको पता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कैलकुलेशन है तो इस पे हम देखेंगे। तो देखो ये आर हो गया। अब देखो यहां से यहां देखो, मान लो ये जो पॉइंट है पी, इस पे मान लो इसका वेलोसिटी है v, क्या है वेलोसिटी v, और इतने शॉर्ट टाइम डेल्टा टी में इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है मान लेते हैं। तो v वेलोसिटी में वो यहां से यहां तक गया, इस पे कितना टाइम लगा हमने माना है डेल्टा टी। तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस हम जानते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा एस वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v डेल्टा टी, है ना। अगर ऐसे कर दे तो वेक्टर भी कर सकते हैं तबीयत थोड़ा सा खराब है आज। तो s जो हो गया वो हो गया v डेल्टा टी, तो ये जो हो गया v डेल्टा टी। तो डेल्टा ए एरिया वो हम कैसे निकालेंगे, देखो फिजिक्स में क्या है कि एरिया को ना हम वेक्टर की तरह देखते हैं। बहुत सी जगह ऐसे मिलेंगे जहां पे एरिया को एज ए वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो फिर फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरीज है जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो याद रखना कि फिजिक्स में एरिया को स्केलर कहने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि वेक्टर में ज्यादा इस्तेमाल है एरिया का। तो यहाँ पे डेल्टा ए का जो वैल्यू हमने निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखो वो हो जाएगा हाफ इंटू, तो इसको हम कहेंगे एरिया वेक्टर, क्या कहेंगे हम इसको, एरिया वेक्टर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर क्रॉस वी डेल्टा टी, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लेते हैं, देखो हाफ इंटू बेस मान लो ये है, ये आर ये बेस है, और हाइट मान लो ये है ना, ये है हाइट, ऐसे मान लो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए हैं, इस तरह से हम एरिया को निकाल सकते हैं। तो ये हमने एरिया निकाल लिया। अब क्या है कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी करते हैं, यानी कि एरियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर क्रॉस, अब देखो P मैंने बताया था वो होता है mv मोमेंटम, तो यहाँ पे v को क्या लिख सकते हैं, p बाई m लिख सकते हैं ना। v को यहाँ से m काट दो, m को इधर नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू, तो ये v इक्वल टू हो गया p बाई m, तो यहाँ पे p बाई m लिखा है। तो फिर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाता है। अब देखो r क्रॉस p जो है ना, इसको कहते हैं l, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है r क्रॉस p, दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो r क्रॉस p है इसको हमने l लिख दिया है, और ये 2m, ये 2 है यहाँ पे और m है यहाँ पे, तो 2m हमने लिख दिया है। तो जो देखो अब जो l है ना, ये क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो तीन चीजें हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, एक है
एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता। दूसरा हो गया हमारा लिनियर मोमेंटम, जिसको सिंपली हम एम भी कहते हैं, तो लिनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। और तीसरा है एंगुलर मोमेंटम, ये भी कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज ए कंजर्व क्वांटिटी इन एनी सिचुएशन, तो ये कांस्टेंट है। तो और 2m, m तो देखो कांस्टेंट है, ये मास तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे L/2m, तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि डेल्टा A बाई डेल्टा टी, ये भी जो क्वांटिटी है वो भी कांस्टेंट होगा। तो L कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। दैट मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यही तो लॉ है ना, यही तो सेकंड लॉ था कि जो एरियल वेलोसिटी है यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा, तो यही हो गया एरियल वेलोसिटी। तो ये हमारा प्रूफ आ गया, तो ये हो गया सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ पे हम चलते हैं। तो थर्ड लॉ पे क्या है कि इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड्स। तो पहले वाले को क्या कहते थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, है ना, फिर हम लॉ ऑफ एरियाज कहें, और अभी है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इसको देखते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि देखो, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी जो इलिप्स होता है ना, ये मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक ये बड़ा वाला एक्सिस रहता है, ये जो है ये बड़ा वाला एक्सिस है, और ये है छोटा वाला एक्सिस, है ना। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इस पे दिखा देता हूँ, देखो। तो चलो यहाँ पे इलिप्स हम एक ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह का इलिप्स ले लिया हमने, है ना। अब जो है ये जो एक्सिस होता है, ये बड़ा वाला एक्सिस, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं हम, सेमी हाइफन मेजर, सेमी मेजर एक्सिस इसको कहते हैं। और ये जो छोटा वाला एक्सिस है इस तरह का, इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर, MINOR, सेमी माइनर एक्सिस इसको कहते हैं। तो ये जो बड़ा वाला है, ये टोटल इसका हम लेंथ, मतलब ट्रेडिशनली हम लेते हैं 2a। ये जो टोटल लेंथ है इसको हम लेते हैं क्या, 2a, और इसको हम लेते हैं, छोटा वाला है वो 2b लेते हैं। तो यानी कि जो आधा ये हो गया, ये हो जाएगा a, और ये जो छोटा वाला ये आधा हो जाता है, ये हो जाता है b, इसका लेंथ। तो ये जो a है ना, इसको हम कहते हैं, सॉरी एक चीज मैंने गलत बता दिया, ये जो पूरा एक्सिस है ना, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लो। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। तो ये सेमी नहीं है, मेजर और माइनर की है बात है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पूरा एक्सिस है यहां से यहां तक, ये है हमारा मेजर एक्सिस, और ये जो है छोटा वाला, ये है माइनर एक्सिस। अब जो बड़ा वाला एक्सिस है मेजर एक्सिस, इसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन, इसको हम a से डिनोट करते हैं, ये इसको कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो है b, इसको कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। ये पता चला, ये है इलिप्स का मेन चीज, और ये O होता है ओरिजिन यहाँ पे। अब देखते हैं कि देखो, ये मैंने बताया। अब देखो लॉ ऑफ पीरियड्स है क्या, देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि ये जैसे कि मान लो ये एक प्लेनेट है और ये ऐसे घूम रहा है, पूरा चक्कर घूमने में मान लो इसको t टाइम लगता है। t को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दो तरीके का मोशन होता है प्लेनेट का, जानते हो ना, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब कि अपने ही एक्सिस में वो घूमता रहता है ना, कि मान लो ये है एक प्लेनेट और ये है उसका रोटेशनल एक्सिस, तो ये इस तरह से जो घूमता है, चक्कर लगाता है, इसको कहते हैं हम रोटेशन। और जो मतलब सन है उसके चारों तरफ जो ये प्लेनेट घूमता है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही t है, रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक क्यूब के, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस जो है उसका क्यूब इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो यही है लॉ ऑफ पीरियड्स। इस लॉ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि दो प्लैनेट्स के बारे में बता देते हैं, उनका मतलब टाइम पीरियड्स दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि इसका जो A1 A2 उसका रेशियो निकालो। या फिर कभी कभी कह देते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो घूम रहा है प्लैनेट, तो फिर उसका जो रेडियस का रेशियो वो निकालो, और टाइम पीरियड मान लो वो दे देते हैं। तो इस तरह से मतलब होता है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं कि मान लो टी स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कोई एक प्लैनेट के लिए T1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मान लो K A1 क्यूब, है ना। फिर हम लिख सकते हैं T2 स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इस तरह से K इंटू A2 क्यूब, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया होगा। तो यही था केपलर का जो 3 लॉ था, वो यही था।
और ये फिर ये डिस्कवरी होने के बाद बहुत दिन बाद फिर न्यूटन ने लॉज ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो उसको याद किया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज का क्लास बस यही तक था। ये क्लास अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो ताकि, और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी जरूर दबा दो ताकि आगे आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।